वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। तो वी आर बैक विद आवर फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड लॉ का पार्ट 1 अपलोड करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द जाके देखिए इसको। और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कोई आसान नहीं है, जितनी जल्दी इसको पढ़ लें उतनी जल्दी आपकी टेंशन थोड़ी दूर हो जाएगी। बाकी वही है हमारा गोल कि आपको इसमें पास होना है। तो जाके फर्स्ट लॉ देखिए, उससे पहले बेसिक्स वाला जरूर देखिएगा यूनिट, उसमें आपके बेसिक कवर होंगे, सिर्फ आधे घंटे का ही है। फिर फर्स्ट लॉ भाई लंबा चौड़ा, ये फर्स्ट लॉ से ऑब्वियसली छोटा होगा। जो बात करी थी कि 2 घंटे के अंदर रहने चाहिए यूनिट, वही होंगे सारे के सारे। तो यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, फर्स्ट लॉ को जरूर देखिए और फिर बेसिक कंसेप्ट को भी आप जाके देखिए। बाकी साथ साथ इनऑर्गेनिक तो चली रही है तो उसको भी देखते रहिए, ऑर्गेनिक को भी देख लीजिए। सभी कुछ देख के रखिए यार, फिर एग्जाम टाइम आएगा तो बहुत ज्यादा आप ताकि आराम आराम से करिए। आधा पौन घंटा तो हर कोई इंसान निकाल सकता है ना दिन में, तो बस वही करिए, आधा पौन घंटा निकालिए। थोड़ी बहुत चीजें पढ़िए, चाहे तो आप आधा लेक्चर कर पाए तो आधा देखिए, बट निकालेंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट करिए कि कितने इजीली आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं पूरे सिलेबस की सिर्फ आधा घंटा निकाल के। तो मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हैं। बाकी किसमें कवर होंगी, पीवाई क्यूज में भाई, उससे तो बहुत बढ़िया कवर होंगी। तो आप सोचिए, आप बहुत आधा घंटा पढ़ के सिर्फ 1 डेढ़ महीने, सिर्फ आधा घंटा अगर आप रोज पढ़ लें 1 डेढ़ महीने तक, फिर एग्जाम टाइम में आप थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो आप सोचिए कितना बढ़िया आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देख के। सो आई एम श्योर कि आप लोग देखेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। सारे केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों तक वीडियोस ये पहुंचनी चाहिए पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फिर अब क्या स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। कार्नट इंजन से लेके जो जो चीजें हमें कवर करनी है रेलेवेंट, वो करेंगे इस लेक्चर में। आगे जो है वो शायद आई थिंक गिब्स फ्री एनर्जी वाले लेक्चर्स से कवर करना स्टार्ट करेंगे। आगे थर्मोडायनेमिक की मैक्सवेल की इक्वेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो इसका पार्ट 2 होगा। तो बने रहिए वीडियोस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है हमारे पास एक आध स्टेटमेंट है, पहले देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखे, फिर जो है वो एक स्टेटमेंट देखेंगे जो हमारी बुक्स में गिवन है। तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट में कि ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। कैसा सर? कि वो क्या करे, रुक जाइए, पहले ऐसा करता हूँ मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट की इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना ऐसा हीट इंजन जो सबसे पहले तो ऑपरेट करे साइक्लिक प्रोसेस में, और वो जितनी भी हीट हम उसको दें, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर होगा, जितनी भी हीट हम उसको दें, मैंने उसको इंजन को कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट दी। अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप कुछ वर्क करो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है जितनी मैंने हीट दी उतना ही वो मुझे काम करके दे। यही है, जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट दिया। बट ऐसा जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, अगर मैंने उस इंजन को कुछ हीट दी 100 जूल, तो वो उसका कुछ वर्क करेगा सपोज 80 जूल का, और जो 20 जूल हीट है वो बाहर लिबरेट कर देगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं 100 जूल हीट दूं तो 100 जूल का ही वो इंजन मुझे वर्क करके दे दे। 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। ये इसका क्रक्स मतलब। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। तो क्या मैं इसके साथ साथ वो भी लिख दूं, दैट इज रेफ्रिजरेटर वाली भी? तो हाँ, ऐसा करता हूँ, वो भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फिर बाद में वो तो पढ़ेंगे इनको डिटेल में, तो तब देख लेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आती है हमारे पास बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेटर की, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर टू हॉटर बॉडी। मतलब मैं क्या करूं, कोई ठंडी चीज है, कोई ठंडी चीज है, उससे मैं क्या करूं, टेम्परेचर लूं। अगर मैंने उससे हीट ली तो इसका मतलब वो जो है और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। कॉमन सेंस बताइए, अगर कहीं पर हीट है और मैं उस हीट को हटा दूं तो ठंडक ही होगी ना। हाँ सर, यही होगी। तो वो ये, अगर कोई कोल्डर बॉडी है उसमें जो हीट होगी वो मैं ले लूं, ऑब्वियसली मतलब वो और ठंडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं कि आप किसी भी कोल्डर बॉडी में से जो है हीट ले लें और वो हॉटर बॉडी को दे दें और आपको कोई काम ना करना। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बताऊं तो फ्रिज की बात हो रही है। फ्रिज में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो देते हो। हाँ सर, कुछ देते हैं। तभी फ्रिज क्या करती है, जो अंदर का जो उसका जो रूम है, फ्रिज का आप कह लें, बॉक्स कह लें, फ्रिज जो है बेसिकली अंदर ठंडक क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ वर्क करते हैं। उस वर्क की मदद से क्या होता है, जो फ्रिज है वो अंदर की हीट बाहर देती है। और आप देख सकते हैं जो बाहर है कैसे जो है वो बैक साइड पर कुछ जाली टाइप लगी हुई होती है, उसमें जो है काफी ज्यादा हीट निकल रही होती है। सो दिस इज वही कि हमारे पास जो है वो हीट, अंदर वाली हीट बाहर की तरफ फेंकी जा रही है। और कैसे? कुछ वर्क हमने करा तभी। ऐसा नहीं कि खुद ही फ्रिज को हम बिना चलाए, ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है वो फ्रिज का जो है वो स्विच बंद रखें और फ्रिज बढ़िया से ठंडा करिए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अब देखते हैं आगे जो हमारी साइंटिस्ट लोगों ने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कुछ कुछ ये चीज दे रखी है कि
impossible for a system operating in a cycle and connected to a single heat reservoir to produce positive amount of work in the surrounding। तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ इसी तरीके से इन्होंने थोड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी थी। मतलब जो है इनका वो वही है जो हमने समझ लिया है, जो अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। ये यही कह रहे हैं कि भाई इम्पॉसिबल है किसी भी सिस्टम के लिए जो ऑपरेट कर रहा हो ना साइकिल में, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में, और वो किससे कनेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही हीट रिजर्वायर से कनेक्ट हो, और वो कुछ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा हो इन द सराउंडिंग में। तो मैंने जो हीट दी, हीट इंजन की बात हो रही है, तो अगर मैंने जो हीट दी उसी से कुछ ना कुछ वर्क तो होगा होगा, उसी से इंजन जो है वो कुछ वर्क करेगा, पर वो जो है वो दूसरे रिजर्वायर पर भी हीट रिलीज करेगा। तो सिंगल रिजर्वायर का यहाँ पर काम नहीं है, दो रिजर्वायर चाहिए होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं क्लॉजियस साहब की स्टेटमेंट। इन्होंने जो बोला था वो यही बोला था, टू कन्वर्ट फॉर इट इज इम्पॉसिबल है किसको कन्वर्ट करना, हीट को इनटू वर्क विदाउट the simultaneous transfer of heat from a body at a higher temperature to one at a lower temperature or vice versa। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, impossible for to have its only effect the transfer of quantity of heat from a reservoir at a lower temperature to higher temperature। तो lower temperature मतलब जहां पर क्या हो, वो हीट कम हो या कोल्डर बॉडी हो, उससे आप हॉटर बॉडी तक हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो ये हमारी कुछ बढ़िया सी स्टेटमेंट्स रही। अब चलते हैं, आई थिंक स्टेटमेंट्स की बात हो गई, तो अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जो बेसिकली आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ? तो दैट इज माय कार्नोट साइकिल, या फिर आप बोल लीजिए कार्नोट इंजन। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल Q1 अमाउंट हीट हम देते हैं किसको, इंजन को। इंजन को हीट दी, ये जो इंजन है ये कुछ वर्क करेगा और कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर रिलीज कर देगा। समझ में आई बात? Q2 हमने क्या करी, हीट गिवन किसको, इंजन को। Q1 हमने कुछ हीट दी, इसने कुछ W काम करा। क्या काम हुआ, जैसे भाई नॉर्मल इंजन है, मोटर है, उसको हमने चलाया, उसने कुछ ऊपर जो है वो वर्क करना शुरू कर दिया, पानी ऊपर बचाना शुरू कर दिया, बट क्या वो गर्म भी होती है, हाँ, कुछ उसने एनर्जी रिलीज भी करी। तो 100% एफिशिएंट नहीं है वो, जितना हमने उसको हीट दी उतना ही वो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर रही, कुछ जो है वो रिलीज भी कर देती है। भाई साइड में रखो इसको, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम हीट देते हैं तो हम बोलते हैं, अपने आप को सोर्स बोलेंगे, जहां से हीट मिली वो होती है सोर्स, जहां पे हीट दी उसको बोलते हैं सिंक। तो सोर्स से हीट ली, सिंक में जाके आपका जो है वो हीट को रिलीज कर दिया। तो अब इसके प्रोसेस समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले कार्नट साइकिल है, तो मतलब साइकिल का मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म, तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, एक गैस को पकड़ेंगे, एक गैस को पकड़ेंगे, उसको साइक्लिक प्रोसेस में डाल देंगे, और उस तरीके से डालेंगे कि स्टार्टिंग में उससे कुछ करा, उसको क्या करेंगे, हम कंप्रेस कर देंगे, फिर हो सकता है एक्सपेंड कर देंगे, कंप्रेशन एक्सपेंशन करके अपना काम निकलवा लेंगे, और गैस को उसी मकाम पर पहुंचा देंगे जहां पर वो पहले थी। मतलब साइक्लिक प्रोसेस जहां से शुरू वहां पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, वही इसका काम हो। तो आइए इसको आई थिंक नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसेस भी बनाते जाऊंगा साथ के साथ, फिर आप लोग इसको साथ साथ देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ से ही डायरेक्टली समझ। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे पास, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या मुझे इसकी कंडीशन बताने की जरूरत है या नहीं, बोलिए या सब। सर ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, क्या मुझे इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है? हाँ सर आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, चलो बना दो। ये आ गया मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ, कुछ इस तरीके का होता है। आप थोड़ा इसको और बड़ा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने क्या करा, ए से बी तक आया। कंडीशंस क्या है सर, P1 V1 और P2 V2 होगा। हाँ सर, क्योंकि पी भी ग्राफ है तो प्रेशर भी चेंज हुआ है, वॉल्यूम। और क्या ये आइसोथर्म में तो पूरे टाइम टेम्परेचर सेम रहा होगा? यस सर, तो यहाँ पे पूरे टाइम टेम्परेचर क्या रहा होगा, T1 रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ में है? अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे बताइए वर्क डन ए से बी जाने में कुछ हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इंटरनल एनर्जी की, तो डेल्टा यू क्या है मेरा, 0 है। सब मानते हैं इस बात। क्या यहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ होगा? हाँ सर बिल्कुल हुआ होगा। तो क्या मुझे वर्क डन का फॉर्मूला आप बता सकते हैं? -2.3039 लिख रहा हूँ मैं, -NR T1 लिख लूँ, LN क्या लिखूं, V फाइनल बाई V इनिशियल। समझ आया? बोलिए यस सर। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज और पूछ लूं, अब मुझे बताइए देख के इस ग्राफ को, एक्सपेंशन है कंप्रेशन है? सर लिखा हुआ है एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन ही हो रही है। तो अगर एक्सपेंशन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ V2 ग्रेटर देन V1? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो क्या मैं लॉग में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी? तो अगर लॉग में वैल्यू पॉजिटिव आई तो वर्क डन हमारा क्या आया, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर वर्क डन हमारा आया नेगेटिव। क्या है बात सबको समझ में? कि वर्क डन हमारा क्या आएगा यहाँ पर,
नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। और एक्सपेंशन बेसिकली आप चाहें तो उससे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या होता है, एक्सपेंशन है तो डेल्टा वी पॉजिटिव, तो वर्क डन ओवरऑल नेगेटिव। तो यहाँ से भी आप इस चीज को सोच सकते हैं। अब क्यू की बात करूंगा, तो यहाँ पर डेल्टा यू अगर जीरो है तो डेल्टा यू किसके इक्वल था, क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो यहाँ पर ये माइनस ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आएगी या नहीं, सर बिल्कुल आएगी। तो क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं लिख दूं, एन आर टी वन एल एन वी टू वाई वन, बिल्कुल सर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हीट यहाँ पे क्या आई है, पॉजिटिव आई है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई है। क्या ये पहला प्रोसेस आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया, बोलिए यस। यस सर, बेहतरीन तरीके से आया। सेकेंड प्रोसेस की अब मैं अगर बात करना चाहूँ, तो पहले हमने क्या करा, गैस को पकड़ा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पहुंचा दिया। दूसरे में मैं क्या करूंगा, उसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक में पहुंचा दूं। गैस को पकड़ा और रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या, एक्सपेंशन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी। और क्या होता है हमारे पास, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ये होता है ना, आंसर होता तो ये। तो आप सभी को ये बात पता होगी, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, या फिर डेल्टा यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ये जीरो है। तो मेरे पास डेल्टा यू वर्क डन के इक्वल आ गया। सर ग्राफ तो बना दिया, बिल्कुल अब ग्राफ ही बना था। तो ग्राफ में अगर बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके का मेरा बन लेस स्टीपर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को ले लेता हूँ मैं सी। अब क्या यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आया होगा, हाँ सर, क्यों नहीं आया होगा, तो ये आया होगा P3, इसको मैं उसी कलर से लिखूं जिससे पहले लिख रहा हूँ। तो ये हो गया P3 V3। और क्या यहाँ पर टेम्परेचर सेम होगा, ये चेंज होगा, सर यहाँ से लेके यहाँ पर आने में कुछ टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा। अगर यहाँ T1 था क्योंकि ये आइसोथर्मल, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अब T2 हो चुका होगा। समझ आया, बोलिए ऐसा। अब इसी बात पर मुझे बताइए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, सर डेल्टा यू हमारे पास इक्वल होता है NCV डेल्टा, ठीक है। और n नंबर ऑफ मोल्स, Cv मोल, वो या आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। T1 को क्या लिखूं मैं, T2 माइनस टी। समझ में आ गया, हाँ सर, इतना हमें समझ में आ गया। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुई है यहाँ पर। अगेन वर्क डन की अगर मैं बात करूं, तो आप वर्क डन का साइन देखना चाहें तो वो क्या आएगा ओवरऑल, सर वर्क डन हमारा यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आएगा पक्का। हाँ, वर्क डन हमारा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है, बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2। हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है। क्योंकि जब भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो हमारी गैस जो है वो कूल डाउन होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन की केस में गैस कूल डाउन हुई है, तो T1 ज्यादा है T2 से। वर्क डन हमारा क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है सर, ये बात हो गई। तीसरे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो वो होती है हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेरी कंप्रेशन, इस तरीके से। क्या हो गई, ये मेरी कंप्रेशन यहाँ पर हो गई। थोड़ा सा मुझे कर, ये इसको अच्छे से बनाओ, अब ठीक लग रहा है। तो लगभग लगभग ठीक है। तो यहाँ पर मैं डी पर आ गया। तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, हाँ सर बिल्कुल हुआ होगा। तो मैं P4, इसको बेटा इसको बिल्कुल नीचे मत समझिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मतलब मुझसे थोड़ा बना नहीं, वरना एकदम आगे पीछे नहीं होता। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर T2 ही रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल T2 रहा होगा। तो आइए अब जरा बात करते हैं अपने तीसरे प्रोसेस की। तीसरे में क्या हुआ है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ -2.303 ना लिखे एन आर, यहाँ पे क्या आएगा T2 है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देन एल एन V4/V3। क्या ये बात समझ में आई? मुझे सोच के बताइए V4 ज्यादा है या V3। सर ग्राफ अगर हम देखें तो V4 यहाँ आ रहा है और V3 यहाँ आ रहा है, तो V4 कम है ऑब्वियसली। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर लॉग में कभी भी बढ़ाता है तो पूरे लॉग की वैल्यू आएगी नेगेटिव। और अगर पूरे लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन आप सभी लोगों को दिखेगा पॉजिटिव। और आप जो कि चेक कर सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से भी, कि फाइनल वॉल्यूम आपकी क्या है इस वक्त, कम है इनिशियल से, तो वर्क डन आपका आएगा पॉजिटिव। और हीट क्या आएगी आपकी इस वक्त, वो आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यूज में। वैसे तो दिखने में आपको लग ही रहा होगा कि अच्छा ये तो सर वैल्यूज में तो, दिखने में तो सर ये पॉजिटिव है, बट आप जब एक्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आएगी क्या, नेगेटिव। सो इस केस में हमारी क्या हुई, दैट इज हीट रिलीज। तो ये हीट कर दी हमारे कार्नट साहब ने रिलीज, और ये क्या थी, एब्सॉर्ब। हीट एब्सॉर्ब करी, कुछ वर्क करा, और आपकी कुछ हीट रिलीज कर दी। क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ सर अभी तक इतना क्लियर। तो वर्क डनों की हमने काफी ज्यादा बात कर ली। अब फाइनल जो फोर्थ प्रोसेस है उसके बारे में बात करूं, तो वो आई थिंक सभी लोगों को पता होगा कि ये होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जहां से शुरू वहीं पर हम इसको खत्म कर देंगे इस सिलसिले को, और ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा।
टेम्परेचर क्या रहा होगा यहाँ पर सर, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर कुछ अलग ही रहा होगा, तो टेम्परेचर की फिलहाल बात नहीं करते। तो क्या हुआ यहाँ पर, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ और हम वापस वहीं पर पहुंच गए। तो फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज डेल्टा यू से, दैट इज एन सी वी। मुझे बताइए इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या था डी पर, सर इस पॉइंट पर था T2, क्या ये बात सब मानते हैं, हाँ सर मानते हैं। मुझे बताइए ए पर क्या टेम्परेचर, सर T1, बिल्कुल सर। तो एन सी वी डेल्टा टी जब मैं लिखूंगा तो एन सी वी फाइनल क्या है, T1 माइनस T2। क्या ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो, और T1 ज्यादा है T2 से तो वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और क्यों हमारा वो ही जीरो आएगा। तो नाउ अब क्या करना है सर, अब इतनी सारी बातें तो आपने करवा ली, अब क्या करना है। अब हमें जो है ना यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। पेज ले लो पहले। तो एफिशिएंसी का तो सिंपल सा मतलब है भाई, आपको कितना काम मिला और आपने कितना किया, या फिर आपसे कितना काम एक्सपेक्टेड था और आपने उस हिसाब से कितना करा। तो जिसको हम लिखते हैं ईटा से, इसको हम लिखते हैं ईटा से। तो इसका जो फॉर्मूला है, सर हमने जो है कुछ इनपुट दिया, हमने कुछ इनपुट दिया, हमें आउटपुट कितना मिला, दिस इज सिंपली एफिशिएंसी। बाकी इंटू 100 से हम कर देते हैं ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो आउटपुट कितना मिला आपको और आपने इनपुट कितना दिया था, दैट इज आवर एफिशिएंसी। तो आपने सबसे पहले इनपुट मुझे बताइए क्या दिया था। सर आप बोलेंगे सर हमने जो इनपुट दिया था ना वो उसको हीट दी थी, और हीट जो दी थी उसको क्या बोला था हमने Q1। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में जो है ना हमने कुछ हीट जो है वो दी थी Q1, और फाइनली जो है इस वाले में कुछ इसने हीट रिलीज कर दी। वो इसका मैटर है भाई, इसने कर दी तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वो कुछ उसने हीट रिलीज कर दी थी Q1, तो Q1 हमने जो है वो हीट दी थी, तो हमने कितनी दी हीट, Q1। आउटपुट मतलब उसने जो है वो कितना आउटपुट निकाला, तो आउटपुट मुझे बताइए क्या था। सर आउटपुट था हमारे पास, हमें जो है हीट इंजन को, इस सॉरी कार्नट इंजन को हमने हीट दी। हमने इससे कहा कि भाई आपको कुछ वर्क करना है, वो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अगर मशीन होगी तो मशीन को चलाना है तो वर्क करेगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो था इसने कितना वर्क करा, तो हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। वर्क क्या है सर मुझे बताइए, पूरा A B C D में जो वर्क आया यही होगा वर्क, हाँ सर। तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय जितनी हीट दी इज गोइंग टू बी आवर एफिशिएंसी। तो Q1 की क्या मुझे वैल्यू पता है, मैं देख सकता हूँ, दिस इज माई Q1, इसको मैं लिख दूं और इसको मैं Q2 कर देता हूँ, ये ना Q1 Q2, हाँ। बाकी इनमें क्या है, Q की वैल्यू सर जीरो है, इसमें भी Q की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि एरिया वेटिंग। क्या ये दो पॉइंट समझ में। अब जो है जरा वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन सबसे पहले ये है AB पाथ का, फिर ये आएगा आपका BC पाथ का, फिर ये है आपका CD पाथ का, फिर ये है आपका DA पाथ है। तो आइए जरा टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन टोटल मेरा इक्वल होगा वर्क AB प्लस वर्क BC प्लस वर्क CD प्लस वर्क DA के, या नहीं बोलिए यस सुन, हाँ सर यस, बिल्कुल यस ही यस है। जरा वैल्यू जरा लिखेंगे सर, साथ में लिखता है माइनस NR T1 LN V2 I V1 आएगा या नहीं, बोलिए यस और नो, यस सर। जरा जल्दी जल्दी बोल के लिखो भाई, इतनी हल्के हल्के मत, हाँ चलो। देन NCV T2 माइनस T1, यस सर। देन माइनस ही आएगा सर वैसे तो, NR T1 LN, सर T2 आएगा, हाँ बेटा बिल्कुल थैंक्स। V4/V3, यस सर। देन फाइनली NCV T1 माइनस T2 आएगा या नहीं, बोलिए यस और नो। मुझे बताइए ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं या नहीं, यस सर, इनको उड़ा दीजिए। तो फाइनली जो वर्क डन अभी नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि माइनस NR T1 LN V2/V1 माइनस NR T2 LN V4/V3, या नहीं, बोलिए यस और नो। यस सर, यस ही यस बोले जा रहे। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं तो हम जो है वो देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, कि कितना वर्क जो है वो उसने करा, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियसली साइन का हमें सिग्निफिकेंस पता है, कंपैरिजन एक्सपेंशन, ये सारी ये बातें। तो फिलहाल के लिए अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करें देखते हैं। आइए आइए जरा इस प्रोसेस पे आइए, एडियाबेटिक वाले। BC क्या कर्व जो है वो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस सिखा रहा है। क्या यहाँ पर मुझे क्या देखना है, मुझे जो है कहीं ना कहीं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करना है। इसके बीच में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करना है। तो जरा यहाँ पर देखिए बी पॉइंट पर मुझे बताइए टेम्परेचर क्या है। सर बी पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, सब मानते हैं इस बात को। और सी पॉइंट पर क्या है टेम्परेचर, T2, बिल्कुल इस बात को भी मानते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T1 V2 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस वन, बोलिए यस और नो। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा T1/T2 की वैल्यू तो निकालिए। तो T1/T2 आ गया आपका V3/V2 द पावर गामा माइनस वन। ये बात समझ में आई या नहीं।
सर ये आपने कैसे लिखा? अगर जो बच्चा ये पूछ रहा है ये कैसे लिखा, भाई फर्स्ट जाके यूनिट देख लो, अब भी टाइम है आप, ऐसा करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर जाके देखिए, और जो पूछ देखने के बाद भी पूछ रहे हैं भाई क्या रिवाइज करूँ, मतलब रिवाइज करो यार, थर्मोडायनेमिक्स है थोड़ा, मतलब बोला है मैंने कि हाँ सिर्फ पास होना है, तो ऐसा नहीं है पास होना है इतनी आराम से हो जाएगा, मतलब पास होना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, वो वाली चीज है। तो मैं इसमें पास होने के लिए मेहनत लगनी पड़ेगी, ये है ये थोड़ा सा, तो बस यही बता रहा था। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब जरा फोर्थ प्रोसेस में आइए। फोर्थ में देख के जरा मुझे बताइए, डी पॉइंट पर क्या टेम्परेचर है? सर T2 है। ए पॉइंट पर क्या टेम्परेचर है? सर T1। तो यहां से भी मैं एक और रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ। T2 वॉल्यूम क्या है? सर V4। T2 V4 की पावर गामा-1, क्या मैं बोल सकता हूँ? T1 क्या आएगा? V1 की पावर गामा-1, और पीछे क्या निकाला था मैंने? T1/T2। यहाँ पर भी T1/T2 यदि मैं निकाल लूं तो V4/V1 की पावर गामा-1 आएगा या नहीं? बोलिए यस। जिसको ये समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। अब जरा सिंपल, T1/T2 को मैं जैसे ही इक्वेट करूंगा, V3/V2 किसके इक्वल हो जाएगा? V4/V1 के, और गामा-1 से गामा-1 में उड़ा दूंगा, तो V3/V2 बराबर, V3/V2 बराबर आ रहा है आपका V4/V1 के या नहीं? यस सर यही आ रहा है, हाँ। अब जरा यहाँ पे क्या करिए, V3/V4 को लिख लीजिए V2/V1 के इक्वल, बस ये हमारे काम की चीज है यहाँ से। अब यहाँ पर किसको पुट करूँ बताओ? इसको हटा देता हूँ, V4/V3 की जगह लिख देता हूँ मैं V1/V2, लिख दूं यहाँ पे? हाँ सर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं V1/V2। ठीक है, अब इसको जरा रेसिप्रोकल करिए। जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, क्या मेरा साइन पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं? यस सर, यहाँ पर जो है वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज ये इतनी बेसिक तो आती होंगी, आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो बाकी आती ही होंगी। अब क्या करूँ यहाँ पर, मैं जो है वो एन को कॉमन ले रहा हूँ, आर को कॉमन ले रहा हूँ, ln V2/V1 को कॉमन ले रहा हूँ, और क्या बचा मेरे पास? T2-2। क्या ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई या नहीं? मुझे बस इतना बता। यस सर, हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या कुछ करा जा सकता है? तो T2-T1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और बाकी मैं एक और चीज चाहूँ तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, इसको प्लस इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा वर्क डन आ जाएगा। उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। Q1 की बात करूं मैं, Q1 कहाँ है मेरे पास? ये रही। तो Q1 क्या है मेरे पास? nRT ln V2/1। तो जरा वैल्यूज में अगर पुट करूं, यहाँ पर क्या मैं पुट करूंगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड, इसको जरा आप जो है वो हटा दीजिए। सो बेसिकली हमें पता है ना मैग्नीट्यूड वाइज T1 बड़ा है या T2, मुझे बताइए। सर मैग्नीट्यूड वाइज T1 बड़ा है, तो हम क्या चाहेंगे? हर चीज जो है वो पॉजिटिव रखें, हर चीज क्या रखें? पॉजिटिव। तो T1 बड़ा है हमने रखा है, तो T1 - T2 यहाँ पर आएगा, तो ये चीज हो जाएगी पॉजिटिव, और बाहर हमने साइन ले लिया नेगेटिव का। अब जैसे ये मॉड लेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट्स वाई हमने ये करा है। तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, मॉड में लिख रहा हूँ डायरेक्ट nRln V2/V1, अंदर लिख रहा हूँ मैं T1 - T2। डिवाइड में क्या लिखूं मैं? लिख दीजिए सर nRln V2/V1, क्या बचा? सर T1 बचा, वेरी गुड। इससे ये उड़ा दीजिए, डिनोमिनेटर को जरा सेपरेट कर लीजिए या रुक के कर लीजिएगा। ये फाइनल आपके पास आ जाएगा 1 - T2/T1। समझ आया? बोलिए ये सुनो। फाइनल वैल्यू आपकी एफिशिएंसी की वो आ रही है 1 - T2/T1। क्या मुझे कोई बता सकता है T1 और T2 क्या है? सर T1 जो है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर इंजन के केस में क्या होता है? सर सोर्स का टेम्परेचर। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इंजन के केस में क्या होता है? सर सिंक का टेम्परेचर। यस, बस इतना ही हमें याद रखना है, यही हमारी डेरिवेशन भी है। एक और चीज यहाँ पर आइए जरा देखो, Q1 Q2 लिख लिया ना? हाँ। अब जरा एक काम करिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। हमने हीट कितनी दी? सर Q1 दी। मैग्नीट्यूड वाइज ले लेता हूँ, उस Q1 से हम इसने क्या करा इंजन ने? सर उसने कुछ वर्क करा, और साथ में क्या करा? कुछ हीट रिलीज कर दी। क्या ये बोल सकता हूँ? तो W को क्या एक और चीज नहीं लिख सकता मैं? दैट इज Q1 - Q2 का मैग्नीट्यूड। बोलिए यस। यस सर बिल्कुल लिख सकते। तो अब जरा एक और बार, वर्क डन क्या है? टोटल लिख रहा हूं मैं। मैंने क्या करा? कुछ हीट दी, उससे उसने टोटल वर्क डन करा। A B C D में जो टोटल वर्क डन है वो लिख रहा हूँ मैं W। तो W उसने पूरा वर्क करा, साथ में कुछ हीट रिलीज भी तो करी है। हाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कभी इनवैलिड नहीं हो सकता, तो भाई एनर्जी तो हमारी कंजर्व रहेगी, भले ही लॉस हो गई कुछ एनर्जी, बट कंजर्व तो रहेगी ना, ऐसे थोड़ी गायब हो जाए। तो W, अगर मैं ईटा का एक और फॉर्मूला निकालू तो Q1 का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई Q1, डिनोमिनेटर सेपरेट करिए, 1 - Q2/Q1 आप मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको आप
इक्वेट भी कर सकते हैं चाहे तो 1 - T2/T1 से। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा कि Q2/Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है T2/T1 के। आप इससे भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि आपको जो है वो हीट दे दी जाएंगी तो, और आपसे टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा तो यू कैन यूज दिस एज। क्या ये बात सभी की समझ में? तो ये हमारा हो गया कार्नट साइकिल। अब थोड़ी सी जो है वो बात करते हैं हम अपने रेफ्रिजरेटर की, कि कार्नट रेफ्रिजरेटर जो है उसका क्या थोड़ा अलग प्रिंसिपल है। तो इसके केस में मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर जो है क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या होता है वो उसको समझो। ये सिस्टम है, यहाँ पर जो है वो लोअर टेम्परेचर वाली चीज है, यहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर, ये बीच में मेरा ही फ्रिज। क्या होता है यहाँ पर, हमने इसको कुछ वर्क दिया, कुछ इसको बाहर से आप समझ लीजिए एनर्जी दी, कुछ भी हमने करा। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इससे कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो इससे खींचो, क्या खींचो, इससे हीट एक्सट्रैक्ट करो, यही सब कर रहे हैं। जैसे ये इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो हम अब कहेंगे अब इस यहाँ पर जाके कुछ ये रिलीज कर दे। तो क्या हुआ, हमने इसको कुछ वर्क दिया। अब इससे हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई तुम जो है हीट एक्सट्रैक्ट करो। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है भाई जितना जो है, जितना हम वर्क देंगे, जितने अमाउंट ऑफ वर्क हम देंगे, आप सारी की सारी हीट एक्सट्रैक्ट करके रिलीज कर दो, यही हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ सर यही होगी हमारी एक्सपेक्टेशन तो, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉस हो गए। तो यहाँ पर भी क्या बात आती है, एफिशिएंसी की ही आती है कि भाई आउटपुट बाय इनपुट तो होता ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है। मुझे बताइए यहाँ पर क्या इनपुट है? सर यहाँ पे जो इनपुट है वो है वर्क, और आउटपुट क्या है यहाँ पर? सर आउटपुट ये था कि भाई आप कितने बेहतरीन तरीके से हीट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आएगा आपका क्यू एक्सट्रैक्ट। तो इसको मैं क्या लिखूं, Q1 लिखूं कि Q2 लिखूं बताओ? तो इसको मैं Q2 लिख देता हूँ। ये आ गया आपका Q1, ये आ गया आपका Q2। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो क्यू रिलीज, जो हीट रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी उसने हीट एक्सट्रैक्ट करी प्लस जो वर्क डन करा, यही होगा ना। क्योंकि क्यू रिलीज आप देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, उतनी हीट रिलीज कर रहा है, कुछ उसने जो है वो जितना हमने उसको कुछ वर्क दिया, उससे हमने कहा कि भाई आप उस सारे वर्क का जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लो, पर ऑब्वियसली वो लॉजिकली नहीं कर पाएगा, तो कुछ वर्क डन जो है वो वेस्ट जाएगा। तो वही ये वेस्ट वाला वर्क डन आप समझ लीजिए है। तो क्यू रिलीज जो है हमारे पास क्या है, ये इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, Q1 है ना, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ Q2, और डिवाइड में वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, Q1 - Q2, और इनका क्या लेना है, मुझे मैग्नीट्यूड लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और वाकई अगर इसको और मैं देखूं स्पेसिफाई, तो यहाँ पर भी सेम चीज आप लगा सकते हैं कि ये भी इक्वल हो जाएगा आपके T2/T1 - T2, क्योंकि सेम कार्नट साइकिल का ही हमारे पास आता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है, बट यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी नहीं बोलते हम, जो इस केस में बोलते हैं वो बोलते हैं बीटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के किस तरीके की ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा। थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब यहाँ पे एक डेरिवेशन होती है कि आप जो है बीटा और ईटा में, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, एफिशिएंसी में वो निकालें रिलेशन। तो ऐसा भी आता है कभी क्वेश्चन के, एक कार्नट रेफ्रिजरेटर है, वो अगर कार्नट इंजन की तरह वर्क करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आपको बीटा की वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो रिलेशन निकाल सकते हैं, बीटा +1 आपके पास इक्वल आएगा 1/8। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, T2/T1 वाली या Q1 वाली, आपको इक्वेशन इक्वेट होती हुई मिल जाएगी। डेरिवेशन ऐसा चीज की इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्नट रेफ्रिजरेटर देख लिया और कार्नट इंजन देख लिया, जो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहीं से कार्नट इंजन, कार्नट साइकिल के कंसेप्ट से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है एंट्रोपी। अभी तक हमने एक चीज देखी है जो आई थिंक सभी को याद होगी कि Q1/Q2 इक्वल है T1/T2 के, जो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिराइव करी। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ Q1/T1 इज इक्वल्स टू Q2/T2। क्या ये लिख सकता हूँ? यहीं से अभी आपको आगे चीजें समझ में आएगी। तो आइए जरा चलते हैं कार्नट साइकिल की तरफ। तो कार्नट साइकिल की तरफ चल के क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करा है, एक कार्नट साइकिल है A B C D, उसको हमने चार छोटे छोटे स्मॉल कार्नट साइकिल्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, दैट इज AE दिस, AEGA, देन आपका EBIH, इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कार्नट साइकिल है, मुझे बताइए, ये एक इंडिविजुअल कार्नट साइकिल है, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा जो कार्नट साइकिल की होती है, जैसे हमने फॉर्मूलाज निकाले सब कुछ सेम होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, मैग्नीट्यूड वर्क इन्वॉल्व,
इन अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस किसके इक्वल होगा, एरिया इनक्लोज। तो हमें पता है जो वर्क डन होगा वो ऑब्वियसली एरिया इनक्लोज के ही इक्वल होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने सम करा किसका, चार स्मॉल कार्नट साइकिल का, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके वर्क का सम करा, इसके वर्क का करा, इसके वर्क का करा, इसके वर्क का करा, तो वो किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली बड़े वाले के वर्क के। बोल सकता हूँ, यस बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो यही है यहाँ पर हमारे पास। अब जो हमें बात करनी है वो हीट की बात करनी है। तो क्या है, इन एडिशन इट मे बी सीन दैट व्हेन ऑल द फोर स्मॉल कार्नट साइकिल्स आर कंप्लीट, ईच इंटीरियर लाइन इज ट्रावर्स ट्वाइस वंस इन ईच डायरेक्शन। क्या बात, देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझिएगा, इस लाइन को। एक कार्नर साइड, हर एक डॉटेड लाइन देखनी है, जैसे ये एक डॉटेड लाइन, पहले मैं इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। मुझे बताइए पहला प्रोसेस क्या होता है सर, ये आइसोथर्मल। ये वाला प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक। क्या है यहाँ पर एडियाबैटिक, सबसे पहले क्या हो रही है सर, पहले हमारे पास होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मानते हैं सब इस बात को। इसमें क्या होगी, कुछ मैं मान लू क्यू हीट रिलीज होगी, क्यू हीट क्या रिलीज, सॉरी क्यू हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। क्या है, मैं मान सकता हूँ, हाँ सर, तो यहाँ पे कुछ क्यू हीट एब्जॉर्ब हुई है, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर, इतना ठीक है। अब मैं जरा इसके नेक्स्ट वाले साइकिल को लेता हूँ। तो ये इधर आया आइसोथर्मल, इधर आया एडियाबैटिक, इधर आया आइसोथर्मल, ऊपर आया एडियाबैटिक। इस केस में मुझे बताइए हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब। सर इस केस में जो है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, सॉरी कुछ हीट रिलीज हुई होगी, माय बैड। तो यहाँ पर क्या हुई होगी, कुछ हीट रिलीज हुई होगी। क्या जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी यहाँ से यहाँ जाने में, क्या उतनी ही हीट अब रिलीज हुई होगी यहाँ से आने में, बिल्कुल सर। तो यही बात ये कह रही थी वो लाइन के, आप जो डॉटेड लाइन देख सकते हैं ना, वो हर बार दो बार ट्रैवर्स है, दो बार चक्कर लगाया गया है ईच डायरेक्शन में। एक बार हीट रिलीज हुई तो एक बार हीट एब्जॉर्ब हुई, एक बार कंप्रेशन हुआ तो एक बार एक्सपेंशन हुआ, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर मतलब है। यहाँ पर ये नलीफाई हो गया, यहाँ पर ये नलीफाई, ये नलीफाई, ये नलीफाई, तो आपका एट द एंड यही पूरा जो साइकिल है वही बचेगा। ये इस बात का मतलब है। क्या ये आप सभी को समझ में आया, आई होप समझ में आ गया। बाकी इसके थोड़ा उससे भी देखते हैं फॉर्मूला से, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वायर एट T2 एंड गिवन अप टू T1 आर द सेम एज दैट ऑफ लार्जर कार्नट साइकिल। तो अगर जो छोटे कार्नट साइकिल्स हैं उनमें जो हमने करा एट द एंड फाइनल जो हमें मिलेगा वो वही इक्वल मिलेगा जो हमने बड़े वाले कार्नट साइकिल के लिए पढ़ा था। हीट के लिए भी, वर्क के लिए भी, सभी कुछ सेम होगा। तो यहाँ देखिए Q3 1 इज इक्वल टू Q3 4। क्या मतलब इसका, Q3 मतलब थर्ड, किसकी, फर्स्ट वाले की। ये है मेरा फर्स्ट वाला, इसमें क्या Q3 ये होगी, हाँ सर ये होगी Q3। इन्होंने ये बोला सबसे पहले कि जो फर्स्ट साइकिल है उसमें कुछ Q3 हीट ये वाले थर्ड वाले स्टेप में होगी। किसके इक्वल है वो, Q3 किसके, फोर्थ के। तो यहाँ पे फोर्थ वाला अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं देखूं, जैसे हमने फर्स्ट का देख लिया, ये आप देख सकते हैं फोर्थ वाले का जो फर्स्ट प्रोसेस, ये इसकी नेगेटिव होगी या नहीं, क्योंकि इधर जो है आप देख सकते हैं क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ आने में कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ आने में एक्सपेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज गोइंग टू बी सेम, तो ये इसका नेगेटिव होगा। बस सेम यहाँ पर है। आप फिर इसी के लिए लिखेंगे, फिर आप इसके लिए यही चीज बोलेंगे, फिर आप इसके लिए यही चीज बोलेंगे। ये समझने के लिए, वैसे इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं आएगा, समझने के लिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सेम Q3 का 2 इक्वल है Q3 के 3 के, देन आप देख सकते हैं Q2, ये आप इसको एड वैड करके इन चीजों का आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आप एक चीज देखिएगा, जैसा कि हमने बात करती कार्नट साइकिल में कि Q2/T2 प्लस Q3/T3 इक्वल टू 0। सर ये कैसे आपने बात करी, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी भी कार्नट साइकिल के लिए, वो मेरा ये चीज बोलेगा। अब यहाँ पर मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैं कुछ बेसिकली इस तरीके से जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो Q1/T1 प्लस Q2/T2 जो है वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक हीट रिलीज होती है और एक हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। तो यहाँ पर आप जब खुद ही वैल्यूज डालेंगे ना, जो Q2 की एग्जैक्ट वैल्यू जब आप डालेंगे, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, आप जब इनका रेशो वगैरह लेंगे तो वो 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है सर, ये बात हो गई। सेम यहाँ पर ये लिखना है, जैसे आपका जो है वो ये फर्स्ट वाले स्टेप के लिए लिख दिया यहाँ पर कि ये ऐसा होगा, सेकंड के लिए लिख दिया, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए। अब सभी को आपने ऐड कर दिया, समझना है इसको, मतलब एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप ये चीज देखिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो T3 जो है ना उसको हमें हटाना है, T3 वाले को हटाना है, क्योंकि हमें एट द एंड T2 और T1 से ही काम। तो T3 वाले टर्म्स को हमें हटाना है, ये जरा ऊपर देखिए Q3 जो फर्स्ट है वो किसका नेगेटिव था, देख सकते हैं आप Q3 फोर्थ के, ये इसका नेगेटिव हो गया। और Q3 जो सेकंड है वो किसका नेगेटिव है, थर्ड के। तो ये आपस में कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि सेम चीज थी बस नेगेटिव का। तो एट द एंड आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, Q2 फर्स्ट में, T2
एंड देन फाइनली आप उसको जब ऐड करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा जो हमने वैसे भी निकाला था। कैसे? वो वाले प्रोसेस से, दैट इज सिंपल Q1/T1 इज इक्वल्स टू Q2/T2 से। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब समझिएगा, दिस मीन्स दैट द सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 4 कार्नट साइकिल, जो 4 कार्नट साइकिल है ना छोटे छोटे, उनकी जब आप एफिशिएंसी का सम करेंगे तो वो लार्ज वाले कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल होगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं? दिस मे बी कंक्लूड दैट लार्ज कार्नट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स T2 एंड T1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 4 स्मॉल कार्नट साइकिल्स। और इन जनरल जितना मैं चाहूं उतना, 4 तो हमने करा है, उन 4 को अगर मैं फर्दर 4 में कर दूं, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर। फिर उन चारों को जो मैंने 4 में करा उसमें से एक को पकड़ूं, उसको और 4 में फर्दर कर दूं, दूसरे वाले को और 4 में, और 4 में, और 4 में, क्या कुछ चेंज आएगा? नो सर, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैंने क्या करा, इसको पकड़ा कार्नट साइकिल को, बहुत सारे सारे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दिया। एक बड़े कार्नट साइकिल को छोटे छोटे स्टेप्स में हमने कर दिया है ब्रेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकम इनफाइनाइटिसिमली, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल प्रोसेसेस में हमने कर दिया। और जब भी ऐसा हुआ, हमने जो है किसी भी प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। अच्छा, एक्चुअल में मैं बताऊं क्या होता है? कोई भी प्रोसेस एक्चुअल में जो हो रहा है, रियल लाइफ की प्रैक्टिकल बात करो तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा, सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा जी, तो हम रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं? तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है ना, हमारा जो गोल होता है वो होता है उस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को पकड़ो, छोटे छोटे रिवर्सिबल प्रोसेस में ब्रेक कर दो, फिर हर एक स्टेप को स्टडी करिए, और जो आए फाइनल चीज उस सबको ऐड कर दिए, आप इरिवर्सिबल प्रोसेस तक पहुंचाएंगे। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे सारे, तो उन इरिवर्सिबल प्रोसेस की स्टडी करने के लिए हम उस बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे रिवर्सिबल प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर देते, और फाइनली हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं उसको ऐड करके। यही काम हम सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि इस बड़े से प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में ब्रेक कर दिया, और हमने अपना कर लिया है क्या? वही स्टडी करनी है। नाउ अब यहाँ पर मैं देखूं तो जैसे कि मैंने लिखा था Q1/T1, ऐसे ही Q2/T2, ऐसे ही कोई प्रोसेस होगा, उसमें हमने यहाँ पे मान लीजिए साइक्लिक प्रोसेस था ये, तो हमने जो है बस ऐसे ऐसे करके ऐसे ले लिया। बट अगर कोई प्रोसेस ऐसे हो, यूं आए, फिर कुछ करके ऐसा ही उल्टा सीधा प्रोसेस हो, सपोज कर लीजिए ऐसे ही कुछ बड़ा सा और प्रोसेस हो, तो उसमें और ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, तो T3 लिख दूं, फिर ऐसे करते करते सोन सभी का जो सम है, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है तो वो 0 आएगा। तो इसको आप डोनेट हम इस तरीके से करते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल हो Q रिवर्सिबल बाय T, ये इक्वल है 0। तो दिस इज हमारा कंसेप्ट कि अगर हम समीशन कर दें सारे Q/T का, सारे प्रोसेस के Q/T का, तो वो इक्वल आएगा 0 के। और हमें पता है किसी भी चीज का जो साइक्लिक इंटीग्रल है, अगर वो 0 है तो वो एक स्ट्रेट फंक्शन होता है या नहीं? बोलिए, सुनो। फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स का, वहां पर ये बात करनी, एनीथिंग जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो वो आता है आपका स्ट्रेट फंक्शन। और यहीं से आया आपका कंसेप्ट एंट्रोपी का कि अच्छा, ये जो भी फंक्शन है Q/T, ये आपका है एंट्रोपी। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, क्यों इसका साइक्लिक इंटीग्रल हमने लिया, और वो किसके इक्वल है? कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो किसी भी का आपको पता है साइक्लिक इंटीग्रल अगर 0 हो तो एक्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और z इज अ स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूड करा, और साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू 0 है, और यहीं से हमारा एवोल्यूशन हुआ एंट्रोपी। तो ये हुआ हमारा कार्नट साइकिल से। दिस इज हाउ हमने बड़े कार्नट साइकिल को छोटों में ब्रेक करा, Q/T की मदद ली, मैग्नीट्यूड को ऐड करते गए साइक्लिक प्रोसेस में जो आएगा वो वैल्यू 0 ही आएगी। और किसी भी चीज की अगर वैल्यू इस तरीके से 0 आए, उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 आए, हम ऐड करते गए साइक्लिकली, तो वो एक स्टेट फंक्शन होती है। तो इसका मतलब Q/T जो है कोई ना कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम फिर रखा गया एंट्रोपी के। ये क्या है? एक चीज एंट्रोपी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये हमारी एंट्रोपी आई। अब एंट्रोपी क्या होती है सभी को पता होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि क्या होती है। ये आपकी रैंडमनेस, बोल लीजिए रैंडमनेस, और डिसऑर्डरनेस, दोनों चीजों को हम बोलते हैं। कितना ज्यादा रैंडम है कोई इंसान, कितना ज्यादा रैंडम है, अगर थोड़ा सा अच्छे से समझें कि रैंडमनेस इन द सेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कितनी ज्यादा भाग दौड़ हो रही है। तो गैस में मुझे बताइए सबसे ज्यादा भाग दौड़ होती है, या लिक्विड में होती है, या सॉलिड में? सर सॉलिड के तो बहुत टाइटली हेल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस कहीं भी भाग जाती है। लिक्विड हाँ थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है, बट इतना नहीं जितना गैस कर जाती है। तो ये आपका रैंडमनेस का ऑर्डर आता है। तो अगर आपके पास जैसे पूछ सकते हैं कि H2O सॉलिड है, उससे आपका बन गया H2O गैस, बताइए
एंट्रोपी बढ़ी या इंक्रीज हुई, तो आप बोलेंगे डेल्टा एस इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज सॉलिड से गैस में आया। सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ गैस की बात करें तो N2+3H2 गैस है, ये सारी की सारी, मैं स्टेट नहीं लिख रहा। अब आपसे इस प्रोसेस में पूछना है, बताइए एंट्रोपी बढ़ी या नहीं, आप कहेंगे यार यहाँ तो सारी गैस है, गैस से गैस बनी। फिर आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ एक और थी, यहाँ पे जो है 4 मॉलिक्यूल थे, उन 4 मॉलिक्यूल से 2 बन गए, तो इसका मतलब पहले 4 मॉलिक्यूल से वो बढ़िया से भागेंगे, 2 मॉलिक्यूल रिलेटिवली कम भागेंगे, तो एंट्रोपी यहाँ पर आपकी आ जाएगी नेगेटिव। सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं एंट्रोपी चेंज किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। तो सर क्या होगा इसमें, तो जैसे कोई सॉलिड है, उसका टेम्परेचर है T1, या लिक्विड भी हो सकता है, उसको हीट कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्या हो सकता है कूल कर रहे हैं, उसको पहुंचा दिया T2 तक, मान लेते हैं हीट कर रहे हैं, यही हुआ होगा। हाँ सर, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो हमें पता है एंट्रोपी जो है वो इक्वल है क्या, DQ रिवर्सिबल बाय T के। यस सर। अब मुझे बताइए क्यू का फॉर्मूला क्या आप सभी को याद है? नहीं सर, क्यू का जो फॉर्मूला है ना हीट का, वो हमारे पास इक्वल होता है या तो MSDT के, यही होता है ना, जो DQ है उसका फॉर्मूला MSDT, या फिर मैं लिख सकता हूँ NCM, मोलर हीट कैपेसिटी इनटू DT। क्या ये बात सभी की समझ में आई? नहीं? अगर मुझे कंडीशन दे दी कि हाँ चलो कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट टेम्परेचर है, तब मैं इसको लिख सकता हूँ NCVM या NCPM, बट फॉर द टाइम आई कैन ओनली राइट NCM/DT। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई है? मानते हैं इस बात को? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल है, कुछ नहीं सर, अगर आपको टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, T1 से T2। तो एंट्रोपी चेंज, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, वो सॉलिड से सॉलिड में ही चेंज हो रहा हो और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप सिंपल लिख दिएगा NCM ln T2/T1, सिंपल सी डेरिवेशन। सेम गोज फॉर लिक्विड टू लिक्विड, गैस के लिए अभी बात करेंगे। तो ये आ गया सॉलिड का भी, लिक्विड का भी, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस है, फॉर्मूला तो सब ये सेम ही रहेगा। हाँ सर, सेम तो रहेगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए, क्या आप सभी ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? क्या DQ इज टू DU प्लस DW होता है? हाँ सर, आप बोल सकते हैं, या फिर आप बेटर टू राइट बेसिक डेल्टा U इज टू Q प्लस W, ऐसे ही होता है। जरा यहाँ से DU को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी DQ को। अब DQ रिवर्सिबल अगर मैं ले लूं, तो आप इसको बोल सकते हैं DU माइनस या फिर प्लस PdV, या नहीं बोलिए ये हाँ सर लिख सकते हैं DW इज टू माइनस PdV होता है। तो यहीं पर मैं पुट कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को जरा सेपरेट कर दीजिए, कर दिया। अब DU की वैल्यू मुझे बताइए, क्या NCVM DT होती है या नहीं? हाँ सर होती है। और मुझे साथ साथ P/T की बताइए, PV इज इक्वल टू NRT से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा NRT/V, तो T से T कट जाएगा, और क्या, इतना समझ में आया? तो जो DS है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, आपके लिए अगर छोटा प्रोसेस है तो आप बोल सकते हैं NCVM DT/T प्लस NR, और क्या है DV/V, है ना। सिंपल है, अगर आपको चेंज निकालना है बड़ा, कर दीजिए आप इसको इंटीग्रेट, T1 से T2 तक, V1 से V2 तक, फाइनली आपका आ जाएगा कि डेल्टा S आपका इक्वल है NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, यही याद रखिएगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। सर कैसे हर जगह अप्लाई होगा, तो मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं आइसोथर्मल, तो आप कहेंगे सर डेल्टा T इक्वल टू 0, मतलब T2 बराबर T1 है, मतलब मुझे बताइए डेल्टा S की वैल्यू डायरेक्टली आएगी। सर अगर T1 और T2 बराबर हुआ और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो सर ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो आप लिख देंगे NR ln V2/, बोल सकते हैं बिल्कुल आराम से। दूसरा, अब यहाँ पे मैं बोल दूं प्रोसेस मेरा आइसोकोरिक है, तो आप कहेंगे डेल्टा V इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू V1, तो आप कहेंगे अच्छा सर डेल्टा S आपका इक्वल हो जाएगा NCVM ln T2/T1 की इक्वल कर लो। क्या ये बात आप सभी को आराम से समझ में आ गई? और अगर आई थिंक आइसोबारिक हुआ, तो ऑब्वियसली आप जो है फिर यही वाला सिंपल सा मतलब प्रोसेस लगा दीजिएगा, कौन सा, यही वाला, दैट इज डेल्टा एस, इसी का इक्वल वो कर दिएगा। तो आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, हाँ, तो आपका आंसर फिर आराम से आ जाएगा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइसोकोरिक में आप पूरा लगा देंगे। क्या ये आप सभी को समझ में आए? छोटी सी चीज थी, आसान थी, बिल्कुल सर आसानी। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करो। सो सिस्टम और सराउंडिंग, आई होप आप सभी को पता होगा सिस्टम क्या होता है, जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में रिएक्शन वगैरह चल रही है, वो सिस्टम। उसके बाहर की पूरी दुनिया, भले ही वो जिस रूम में रखा हो,
या फिर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, वो सारी की सारी चीज होती है सराउंड। तो अब मुझे बताइए, अगर सिस्टम को हीट मिली या सिस्टम ने हीट दी, वो कहाँ देगा और कहाँ से मिलेगी? सर सिस्टम ने अगर हीट रिलीज करी तो ऑब्वियसली हीट रिलीज करेगा, वो बाहर जाएगी, मानते हैं सभी इस बात को। अगर मैं कह रहा हूँ सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व करी तो वो कहाँ से लेगा? सर वो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से ही लेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व करी तो सराउंडिंग ने हीट रिलीज करी, अगर सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्व करी तो सिस्टम ने रिलीज करी? क्या दोनों की हीट का साइन नेगेटिव होगा या नहीं? इतना मुझे बता दीजिए, बोलिए यस सर। यस सर बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि अगर जहाँ भाई हीट कहाँ से लेगा, सिस्टम से लेगा या सिस्टम कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। सराउंडिंग और सिस्टम को हीट रिलीज करनी है तो कहाँ करेगा? सराउंडिंग में करेगा। तो मतलब अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी तो सराउंडिंग ने हीट गेन करी, और अगर सराउंडिंग ने हीट रिलीज करी तो सिस्टम ने हीट गेन करी। कॉमन सेंस। यस सर, तो ये मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव साइन। अब कुछ भी होगा वो हम आ जाएंगे कि अगर 50 जूल इसने ली तो इसका -50 हो जाएगा, तो वो अकॉर्डिंगली करा जा सकता है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। बट एंट्रोपी की अगर मैं बात करूँ कि चेंज इन एंट्रोपी जो है सिस्टम की, क्या वो इक्वल होगी -डेल्टा एस सराउंडिंग के या नहीं? तो आप सभी को एक बात पता होगी, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू/टी। हीट जो है वो मैं मान रहा हूँ जितनी सिस्टम ने दी उतनी ही सराउंडिंग ने दी, बट क्या टेम्परेचर भी, हीट अगर मैं बहुत फास्टली लेन देन कर रहा हूँ, फास्टली वर्ड ध्यान रखिएगा, मैंने हीट अचानक से बहुत सारी ले ली, तो क्या मेरा जो टेम्परेचर है, मतलब इन द सेंस मैं सिस्टम का, वो सराउंडिंग के ही इक्वल होगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा आपका सिस्टम, क्योंकि अगर आपने कुछ हीट ली है ना तो सराउंडिंग से लिए, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, आपका टेम्परेचर रिलेटिवली बढ़ जाएगा, तो आपका जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो सेम नहीं रहेगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जल्दी वर्ड ध्यान रखिएगा, अभी इससे मतलब समझ में आएगा। अगर मैं बहुत आराम आराम से करूँ, मतलब हल्के हल्के भाई, 0.1 जूल हीट ली, 0.2 जूल हीट ली, तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज होगा या नहीं? नो सर, नहीं होगा। तो जब भी अगर हम काम कोई भी स्लोली कर रहे हैं तो एंट्रोपी जो चेंज है वो हमारा सेम रहेगा, एंट्रोपी चेंज हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस नेगेटिव आएगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस केस में टेम्परेचर भी हमारा सेम हो जाएगा, एंड दिस इज आवर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी ऐसा होगा? द आंसर इज, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये नहीं होता। यहीं से एक और चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आया, वो इक्वल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो किसके लिए लिखी हुई है सर? रिवर्सिबल के लिए। मुझे खुद ही सोच के बता दीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? सर 0 आएगा। बहुत अच्छी बात है, जिसने भी ये बता दिया ना फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स, वो आपका आएगा 0। एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, सारे के सारे प्रैक्टिकली क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल हमने अपनी स्टडी के लिए बनाए, तो इस बात का आपको रखना है ध्यान। ये हमारे पास आता है एक बेहतरीन कंसेप्ट। तो क्या रिवर्सिबल के लिए भी ऐसा होगा? द आंसर इज बहुत बड़ा वाला नो। आइए अब आगे चलते हैं, एंट्रोपी चेंज बात कर लेते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की, जो ऑलरेडी कर ली है। तो इसमें यहाँ पे मैं अगर आइसोथर्मल की भी बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या है? रिवर्सिबल ही होगा ऑब्वियसली। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू सभी को पता है, डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, और आपका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? 0 होगा। हमने डेल्टा एस सिस्टम निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया था, दैट इज NRln_V2I1। पीछे आप जाके देख सकते हैं, मुझे स्लाइड पलटनी पड़ेंगी, आप अपना पेज पलट के देख लीजिए। डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आएगा, बहुत आसान है, ठीक है यस सर है। एडियाबेटिक के लिए अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए एडियाबेटिक के लिए क्या आएगा? सर फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी सर? DQ/T। DS इज इक्वल टू DQ/T। तो मुझे बताइए DQ की क्या, ये क्या लिखा है मैंने? एडियाबेटिक आएगा ना, एडियाटिक कहाँ से वर्ड निकाल रहा हूँ? एडियाबेटिक, ये दूर हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, आप समझ लिएगा, पास पास है। तो DQ अगर 0 है तो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों ही 0 होंगे, तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी हमारा 0 होगा। इस बात का ध्यान रखिए। आइसोथर्मल की बात हो गई, एडियाबेटिक की बात हो गई, दोनों ही अभी हमने रिवर्सिबल करा। बट अगर सर इरिवर्सिबल आ जाए तो मैं पहले आइसोथर्मल का ही ले लूं। एडियाबेटिक के लिए यूं नो ध्यान से, हाँ सर हीट चेंज नहीं है तो 0 ही है। तो डेल्टा एस सिस्टम जो है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम तो आपका सिंपल इक्वल होगा NRln_V2/V1 की, कोई इसमें टेंशन नहीं। बट डेल्टा एस अगर सराउंडिंग की बात आ जाए तो वो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू, आप सिंपल लिखेंगे DQ irreversible by, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और डेल्टा एस
यूनिवर्स आपका इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 एट एनी टाइम कॉस्ट, जरूर ये 0 से ज्यादा आएगा। तो ये बात हो गई हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो काफी सारी बातचीत यहाँ पर हो गई है एंट्रोपी से रिलेटेड। नाउ अब हमारे पास आता है एंट्रोपी। वैसे बात कर लेते हैं कि पता नहीं इस यूनिट का नेक्स्ट, ठीक है इसी को देख लेते हैं। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, मतलब क्या है, आइडियल गैस एक से ज्यादा है, उनको अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या एंट्रोपी में चेंज आएगा, उसकी यहाँ पर हमें बात करनी है। तो आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस पता है पर ये आइडियल मिक्सिंग क्या है, आप सभी ने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा हो। पहले उससे पहले बता दूं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। तीसरा आपने अगर आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें था क्लास 12 में डेल्टा वी मिक्सिंग, वो आपका 0 है, मतलब वॉल्यूम्स में कोई चेंज ना है, आइडियल गैस आपस में इंटरेक्ट ना करें, बेसिकली रिएक्शन ना हो जाए। डेल्टा यू मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा एच मिक्सिंग आपका 0 हो, और नो केमिकल रिएक्शन शुड टेक इन प्लेस, शुड टेक प्लेस। आई डोंट नो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है यानी, अगर होगी तो सवालों में देख लेंगे। अदरवाइज सिंपल सा डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला आता है -r सिग्मा NiLnXi। सर ये LnXi क्या है? Xi इज द मोल फ्रैक्शन, मतलब मैं मान लेता हूं अगर मैं तीन गैसेस को मिक्स कर रहा हूं तो मैं सिंपल लिखूंगा मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, Xi इज मोल फ्रैक्शन, प्लस मोल्स ऑफ सेकंड गैस लॉग में, मतलब इंटू लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस, प्लस मोल्स ऑफ थर्ड गैस इंटू लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आएगा आंसर मेरे पास, जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन जूल पर केल्विन। अगर मुझे आंसर चाहिए जूल पर मोल में, तो पर केल्विन पर मोल में, तो ऑब्वियसली मुझे इसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ मोल से। मैं पूरी इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा, तो n1/n ln xi आ गया, प्लस n2/n ln x2 आ गया, ऐसे ही होगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर मेरा डेल्टा एस मिक्सिंग मुझे चाहिए किसमें, जूल पर केल्विन पर मोल में, तो मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ मोल से, तो यहाँ पर ये चीज बन जाएगी x1 chi1 बेसिकली इंटू ln chi1 प्लस chi2 इंटू ln chi2, एंड आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ r समीशन ऑफ xi इंटू ln xi। ये इसके सिंपल से फॉर्मूलाज हो गए। डेल्टा जी भी बता देता हूँ, चलो डेल्टा जी का हमें फॉर्मूला अगर अभी वैसे आया नहीं, बट पढ़ लेंगे इसको भी नेक्स्ट टॉपिक, कुछ बाद में ये टॉपिक्स में ये आएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस फ्री डेल्टा एच के। बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना, क्लास 11 12 11 में आता है ना, हाँ 11 में तो पढ़ा ही होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस टी से बेसिकली। तो माइनस टी से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा TR समीशन काई आई इंटू ln काई आई। तो ये आपका डेल्टा जी मिक्सिंग आ जाएगा किसमें, पर सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर से टेम्परेचर बेसिकली यहाँ कैंसिल आया था, तो यहाँ पे जूल पर मोल में ये आपका आंसर आएगा, पर मोल में आएगा। बेसिकली मेन चीज ये है पर मोल, और पर मोल कब नहीं लगाना है वो आपको ध्यान रखना है, मोल से कब डिवाइड कराए कब नहीं कराए तो उसका अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पर हमारा एंट्रोपी का आई थिंक मेजर वाला पोर्शन जो यूनिट 2 में आता है वो कवर हो गया। अब जो आई थिंक सॉलिड वाला है, ये मिक्सिंग ऑफ सॉलिड वगैरह है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड, ये हमारे पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये थर्ड लॉ का आता है पॉइंट। तो ये वाला जो काम है हमें आई थिंक थर्ड लॉ में ही करेंगे, वही बेटर रहेगा। बाकी आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा कि सेकंड लॉ तो नहीं, वरना मतलब कवर तो करना ही है तो थर्ड लॉ में कर लेंगे, कोई ऐसा बात नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही रखते हैं आज के लिए। एंट्रोपी तक पढ़ लिया, स्टार्ट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, फिर बढ़ेंगे भाई मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ, मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वही होने वाला है, सेकंड लॉ का जो पार्ट 2 होगा। बढ़िया से पढ़िएगा, ऑब्वियसली पार्ट 2 को जो है वो इसी इतनी ही ड्यूरेशन, लगभग इतनी ड्यूरेशन रखेंगे जितनी इसकी है। तो आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को, पूरी मजा आएगा आपको, दिस इज माई गारंटी। तो चलें अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। छुट्टियां चल रही हैं अभी, एक आध दिन की और है छुट्टियां, तो वही कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा PYQs पे वर्क करना, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। तब तक आप लोग वन शॉट निपटाइएगा। देन ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिकल्स एंड ऑल ये भी आने वाले हैं, मतलब मेरे तो भी आने वाले हैं, फिर एग्जाम्स भी है, तो हमारे एग्जाम थोड़ी पहले होते हैं, तो अपना भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगा। तो यही चीज है, देखते हैं क्या कर पाएंगे, बट ये है पूरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।